जय हिंद। मैं सौरभ और आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक बार फिर से डेली डोज संख्या 354 में। आज हम आपके साथ 20 सितंबर और 21 सितंबर दोनों का संयुक्त डेली डोज लेकर उपस्थित है। आइए बढ़ते अपने पहले प्रश्न की तरफ। ब्लू फ्लैग प्रमाणन हेतु भारत की कितनी तटों को सिफारिश किया गया? उत्तर है 8। ध्यान देंगे कि इससे पहले 2019 में ब्लू फ्लैग प्रमाणन हेतु कुल 12 समुद्री तट चयनित किए गए थे। ठीक है, और अभी कितने क्षेत्रों को किया गया? यहाँ सिफारिश किया गया कितने क्षेत्रों के लिए? 8 क्षेत्रों के लिए। और 2019 में चयनित कितना हुआ था? 12 क्षेत्र कुल हुए थे। ठीक है, एक बात यहाँ से और भी ध्यान देंगे कि ये करता कौन है। ठीक है, ये प्रमाणित करने का काम कौन करता है तथा इसकी वैलिडिटी कितनी होती है। तो ध्यान देंगे कि वैश्विक स्तर पे एक एनजीओ है जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एंड एजुकेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होगा FEE। ठीक है, और यही जो है वो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन पत्र जारी करता है। ठीक है, एक बात और भी यहाँ से ध्यान देंगे कि इसकी जो वैलिडिटी होती है, यानी जो आपको वो सर्टिफिकेट प्राप्त होता है उसकी वैलिडिटी होती है 1 साल के लिए। ठीक है, एक बात यहाँ से और भी ध्यान देंगे कि इसकी स्थापना यानी कि इसकी FEE की यानी फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन, यह स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1985। कहाँ पे? फ्रांस में। ठीक है, एक फैक्ट और भी ध्यान देते हैं कि इस प्रमाण पत्र को प्राप्त करने की रैंकिंग में पहले स्थान पे कौन सा देश है? ठीक है, तो वो है स्पेन। और ये किसको दिया जाता है प्रमाण पत्र? तो इसे प्राप्त करने के लिए पानी की गुणवत्ता, अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा, विकलांगों हेतु अनुकूलता, प्राथमिक चिकित्सा एवं इस प्रकार के कुल 33 मानक हैं यानी स्टैंडर्ड हैं। ठीक है, जिनको फुलफिल करने पे आपको ये पुरस्कार या फिर ये प्रमाण पत्र आपको प्राप्त होता है। ठीक है, बढ़ते अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। कहाँ जमीन के अंदर 200 करोड़ में अनोखा हेरिटेज म्यूजियम बनेगा? उत्तर है वडनगर, गुजरात। और इस प्रश्न को मैंने इसके ठीक पहले वाले डेली डोज संख्या 353 में डिस्कस किया है, तो वहां से आप जाके इसको बाकायदा देख लें कि ये किस थीम पे हेरिटेज बन रहा है। साथ ही साथ विश्व का ऐसा पहला कौन सा हेरिटेज है, चूंकि ये दूसरा बन रहा है। ठीक है, तो पहला कौन है, ये सभी चीजों को आप वहां से देख लेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 3 की तरफ। अ बर्निंग एवं द वैनिसिंग हाफ पुस्तक किस अवार्ड हेतु नामांकित है? उत्तर है नेशनल बुक अवार्ड। ठीक है, नेशनल बुक अवार्ड के लिए 2 पुस्तक नामित किए गए हैं। कौन कौन? तो एक है अ बर्निंग और दूसरा कौन है? द वैनिसिंग हाफ। अब ए बर्निंग की लेखिका कौन है? तो ये है मेघा मजमूदार। कौन है? मेघा मजमूदार। और द वैनिसिंग हाफ की लेखिका कौन है? तो वो है ब्रिट बेनेट। कौन है? ब्रिट बेनेट। तो इन दोनों का नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि कभी कभी आपसे बुक के राइटर्स पूछ दिए जाते हैं ऐसी स्थिति में। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ से और भी ध्यान देंगे कि नेशनल बुक अवार्ड पहली बार कब दिया गया था? तो शुरुआत हुआ था 1950 में। और उस समय किसको दिया गया था? तो नेल्सन अलग्रेन को। किसको? नेल्सन अलग्रेन को ये अवार्ड प्राप्त कराया गया था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 4 की तरफ। किसके जन्मदिन पर कमल संध्या का विशेष संस्करण लॉन्च किया गया? उत्तर है नरेंद्र मोदी। अभी हाल ही में आपने देखा 17 सितंबर को हमारे प्रधानमंत्री का जन्मतिथि था। ठीक है, और उसी जन्म दिवस पे कमल संध्या विशेष संस्करण लॉन्च करा गया। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 5 की तरफ। पोल वॉल्ट में 26 साल पुराना विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? उत्तर है अरमांड डुप्लेंटिस ने। किसने? अरमांड डुप्लेंटिस ने। अब ध्यान देंगे कि 26 साल पुराना विश्व रिकॉर्ड जैसा एक टर्म आपको मिल रहा है तो ये है क्या? ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देंगे जो स्वीडन के पॉल वॉल्टर अरमांड डुप्लेंटिस हैं। ठीक है, और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इन्होंने तोड़ा है सर्जेई बुबका का। किसका? सर्जेई बुबका का। और ये 26 साल पहले ये रिकॉर्ड बनाए थे। किस क्षेत्र में इनको ये रिकॉर्ड बना था और किस क्षेत्र में ये रिकॉर्ड टूटा है, तो इसके बारे में भी ध्यान दीजिएगा। जैसे कि जो डुप्लेंटिस हैं, ठीक है, इन्होंने रोम में एक जगह है, कौन सा? गोल्डन गाला पिएत्रो मेनिया मीट। ठीक है, और इसी मीट में उन्होंने क्या किया था कि अपने दूसरे प्रयास में, ठीक है, कुल 6 मीटर 15 सेंटीमीटर की लंबी छलांग लगाई थी। और इससे पहले जो बुबकाका का मैंने नाम अभी लिया आपके सामने, वो बुबका जो है इन्होंने 6 मीटर 14 सेंटीमीटर का रिकॉर्ड 1994 में बनाया था। और उसी रिकॉर्ड को किसने तोड़ दिया? अरमांड डुप्लेंटिस ने। किसने? अरमांड डुप्लेंटिस ने। तो आप अरमांड डुप्लेंटिस का नाम और साथ ही साथ
ये किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो लंबी कूद, ठीक है। कितना कुल मीटर है, 6 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो इस 3-4 टर्म को आप जरूर ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 6 की तरफ। पूर्वोदय पहल किस मंत्रालय ने शुरू की है? उत्तर है इस्पात मंत्रालय, ठीक है। कौन सा? इस्पात मंत्रालय, ठीक है। और इस्पात मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो वो है नरेंद्र सिंह तोमर। और अभी एक टर्म मैंने आपके साथ और भी प्रयोग किया था। अभी नरेंद्र सिंह तोमर को मिला हुआ है अतिरिक्त प्रभार, किसका मिला हुआ है? तो आप मुझे ये कमेंट में बताएंगे, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 7 की तरफ। हरिकेन सैली समुद्री तूफान किस तट से टकराया है? उत्तर है फ्लोरिडा एवं अल्बामा। किससे? फ्लोरिडा एवं अल्बामा से। अब सबसे पहले हरिकेन के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो हरिकेन एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है, ठीक है। जैसे कि अगर उस जो हवा फ्लो करता है, ठीक है, उसकी गति अगर 120 किलोमीटर से ऊपर है तो उसे हम हरिकेन समझते हैं, ठीक है। और एक बात और भी ध्यान देंगे कि ये जो उष्णकटिबंधीय प्रकार का है वो सबसे शक्तिशाली तूफान ही हरिकेन का नाम दिया जाता है। और हरिकेन की तीव्रता किससे मापी जाती है? ये एक प्रश्न आपसे बनाया जा सकता है। तो हर चीज़ को का एक पैमाना होता है, उसी तरीके से हरिकेन को मापने की जो तीव्रता है वो सैफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? सैफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल द्वारा। ये टर्म आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक बात यहाँ से और भी ध्यान देंगे कि अब तक का सबसे शक्तिशाली हरिकेन कौन रहा? तो अब तक का सबसे शक्तिशाली हरिकेन रहा इरमा। कौन सा? इरमा, जिसकी गति थी 300 किलोमीटर पर आवर। और टोटल कुल 5 प्रकार के हरिकेन को उनकी गति के आधार पे कैटेगराइज किया गया, ठीक है। ये जो हरिकेन इरमा आया था वो कहाँ आया था? ये आया था कैरिबियाई द्वीप में। कहाँ? कैरिबियाई आइलैंड जो है वहीं पे ये आया था। कौन? हरिकेन इरमा, ठीक है। और इसकी गति कितनी थी? 300 किलोमीटर। तो ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 8 की तरफ। आज़ादी, और इसमें 3 चीज़ों को का समावेश किया गया, फ्रीडम, फैसिज्म और फिक्शन। पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसकी लेखिका हैं अरुंधति रॉय। कौन है? अरुंधति रॉय। और इनसे एक फेमस बुक इनका और भी है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो अब इस बुक का आप नाम ध्यान रखेंगे, आज़ादी। और इसमें जो टर्म है वो कौन कौन से हैं? फ्रीडम, फैसिज्म और फिक्शन। इन्हीं के आधार पे ये पुस्तक अरुंधति राय के द्वारा लिखा हुआ है। तो ये पुस्तक और अरुंधति राय का नाम आप जरूर ध्यान देंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 9 की तरफ। विश्व जल निगरानी दिवस 2020 का विषय क्या है? तो इसका जो थीम है इस बार का 2020 का वो है सॉल्व वाटर। क्या है? सॉल्व वाटर। अगर हम विश्व जल निगरानी दिवस को कहें तो हमें यह भी लिखा हुआ मिल सकता है वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत कब हुई थी इसकी? तो 18 सितंबर 2003 को, ठीक है, वैश्विक स्तर पे वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे मनाया जाना शुरू हुआ, ठीक है। और इस दिन संपूर्ण विश्व में यानी कि सभी देशों में, ठीक है, जल निगरानी और जल संसाधन जो हमारे पास हैं उनकी सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना, जैसे नदियों के बारे में लोगों को बताना, उनको कैसे बचाया जा सकता है उनके लिए जागरूक करना, नहरों, तालाब, कुआं, इन सभी जो सोर्स हैं जल संसाधन के उनके बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है। और यानी कि ये जो दिन है, मैंने पहले भी आपको बताया, कोई भी दिन किसी भी चीज़ के बारे में इंपॉर्टेंस बताने के लिए ही सेलिब्रेट किया जाता है। और उसी तरीके से 18 सितंबर को वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे मनाया जाता है। तो आप 18 सितंबर ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक बात यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया कि इस वर्ष का थीम क्या था, तो थीम था सॉल्व वाटर। क्या था? सॉल्व वाटर, ठीक है। अब ये जो इतने बड़े लेवल पे किया जाता है तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, ठीक है। तो ध्यान देंगे आप कि अमेरिका के स्वच्छ जल फाउंडेशन द्वारा, किसके द्वारा? अमेरिका की एक फाउंडेशन है, ठीक है। कौन? स्वच्छ जल फाउंडेशन। उसी के द्वारा इस वैश्विक शैक्षिक आउटरीच कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया, ठीक है। और इसके आयोजन का समन्वय जो है वो 2 लोग करते हैं। कौन कौन? पहला जल पर्यावरण महासंघ। कौन? जल पर्यावरण महासंघ। और दूसरा कौन? अंतर्राष्ट्रीय जल संघ। इन दोनों के संयुक्त प्रयास से इसका आयोजन किया जाता है। अब बात यहाँ पे आई है
पर्यावरण जल पर्यावरण महासंघ का और अंतर्राष्ट्रीय जल संघ का। ठीक है, तो जल पर्यावरण महासंघ के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? ये हैं जैकलिन ए जारेल। कौन है? जैकलिन ए जारेल। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928। हेडक्वार्टर कहाँ है जल पर्यावरण महासंघ का? तो है वर्जीनिया, और वर्जीनिया कहाँ है? यूएसए में। तो इतना फैक्ट आप ध्यान रखेंगे, और ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट इसलिए है क्योंकि आने वाले समय में जल संकट से सभी राष्ट्र लगभग जूझ रहे हैं। अब एक टर्म मैंने यहाँ पे और भी यूज किया, अंतर्राष्ट्रीय जल संघ। तो अंतर्राष्ट्रीय जल संघ के अध्यक्ष कौन है? डायने डी एरेस। कौन है? डायने डी एरेस। और हेडक्वार्टर कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय जल संघ का? तो ये है लंदन, और लंदन कहाँ है? यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। स्थापना कब हुई थी? 1998 में। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप यहाँ से एकत्र करेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 10 के तरफ। सतत विकास लक्ष्यों के लिए राष्ट्रीय बॉन्ड जारी करने वाला पहला देश कौन है? उत्तर है मैक्सिको। कौन है? मैक्सिको। तो आप इसको एज इट इज ऐसे ही ध्यान देंगे कि सतत विकास लक्ष्यों के लिए राष्ट्रीय यानी कि नेशनल बॉन्ड जारी करने वाला पहला देश कौन बन गया? तो पहला देश है मैक्सिको। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 11 की तरफ। हाथियों के संरक्षण के लिए हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित की जाएगी? तो आप ध्यान रखेंगे कहाँ पे स्थापित की जाएगी? ओडिशा में। और ओडिशा का नाम आते ही एक बात और भी आप ध्यान रखेंगे, व्हीलर द्वीप का नाम आपको ध्यान देना होगा, और उसी व्हीलर द्वीप का नाम है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 12 की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की गई? तो ध्यान देंगे आप कि जो महिला उत्कर्ष योजना है इसे शुरू किया है गुजरात सरकार ने। अब गुजरात सरकार ने शुरू किया है, ठीक है, तो गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री कौन है? सभी को उम्मीद है पता होगा, कौन? विजय आर रूपानी। और राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। इसमें होगा क्या? तो इसमें बिना किसी ब्याज दर के, ठीक है, यानी बिना किसी प्रकार के ब्याज दर के महिलाओं को 1 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, यानी इस पे किसी भी प्रकार का आपको टैक्स नहीं देना होगा 1 लाख रुपए का, और ये आपको अवेलेबल कराया जाएगा जिससे कि आप स्वरोजगार खोल सकें। ठीक है, और आप खुद को आगे बढ़ा सकें। अब एक बात यहाँ से और भी ध्यान देंगे कि इसके लिए राज्य में महिलाओं की संयुक्त देयता और अर्जुन समूह का गठन किया गया। तो ये दोनों समूह का नाम आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इस समूह में कुल 10 सदस्य होंगे। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 13 की तरफ। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का प्रभार किसे मिला है? तो अभी मैंने कुछ देर पहले आपसे पूछा था, तो यही जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं इन्हीं को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का प्रभार मिला है। इनकी जगह पे अभी हरसिमरत कौर बादल थी। ठीक है, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसकी वजह से इनको अतिरिक्त प्रभार, किसको? नरेंद्र सिंह तोमर को अतिरिक्त प्रभार प्रदान कराया गया है। ठीक है, और एक मैंने और भी नरेंद्र सिंह तोमर से क्या प्रश्न आपको बनाया था, तो वो उम्मीद करते हैं कि आपको ध्यान पे होगा। ठीक है, अब यहां से एक बात आप ध्यान देंगे कि यहां से एक प्रश्न बनाया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, जैसे किसी का अतिरिक्त प्रभार अनुच्छेद किस में वर्णित है? ठीक है, तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 75 के 2 के तहत राष्ट्रपति जो हैं वो अतिरिक्त प्रभार किसी को भी दे सकते हैं, और उन्होंने ही इसका अतिरिक्त प्रभार नरेंद्र सिंह तोमर को दिया है। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 14 की तरफ। ब्रिक्स की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA की 10वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये जो 10वीं बैठक है ये वर्चुअल आयोजित हुई थी, लेकिन कहाँ हुई थी? रसिया में। ठीक है, और यहीं पे जो भारत के NSA हैं, कौन? अजीत डोवाल, उन्होंने ही पाकिस्तान के द्वारा गलत मैप प्रेजेंट करने की वजह से इस मीटिंग को बीच में ही छोड़ दिया। ठीक है, तो इस चीज़ को मैंने पीछे वाले डेली डोज में भी बताया हुआ है, आप वहां से भी इसे कलेक्ट कर सकते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 15 की तरफ। UN 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में किसे शामिल की गई है? उत्तर है उदित सिंघल। किसे? उदित सिंघल को। अब ध्यान देंगे कि हुआ क्या कि ये जो उदित सिंघल हैं ये भारतीय युवा हैं। ठीक है, और इनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत UN 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर की सूची में शामिल किया गया। ठीक है, अब उदित सिंघल हैं कौन? तो जो उदित सिंघल हैं ये ग्लास टू सैंड कंपनी के संस्थापक हैं। अब ग्लास टू सैंड क्या है? तो इसमें क्या है कि दिल्ली के
कांच के जो कचरे होते थे उनको निपटाने की एक चुनौती होती थी सबके सामने, और इसी को डेवलप कर दिया किसने, उदित सिंघल ने, कि उस ग्लास से आप रिसाइकल करके सैंड बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने सुना होगा कि ग्लास जो है वो अति शीतित द्रव्य से बना होता है। ठीक है, अब यहां से एक बात और भी ध्यान देंगे कि इसी अपशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र के पहल को डेवलप करने की वजह से उदित सिंघल को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूएन 2020 के 17 यंग ऑफ लीडर्स की सूची में शामिल करा गया। अब बात यहाँ पे यूएन की आई है, तो यूएन के महासचिव कौन है, यानी यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस अर्थात संयुक्त राष्ट्र, तो उसके महासचिव हैं एंटोनियस गुटेरेस। कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 16 की तरफ। चर्चित ब्रू अनुसूचित जाति किस राज्य से संबंधित है, तो ये जो अनुसूचित जाति है ब्रू, ये संबंधित है त्रिपुरा से। कहां से, त्रिपुरा से। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 17 की तरफ। किस बैंक ने अपना घर ड्रीम्स लोन शुरू किया, उत्तर है आईसीआईसीआई बैंक ने। ठीक है, इस बैंक ने अपना घर ड्रीम्स लोन शुरू किया, और इसके तहत जो आईसीआईसीआई बैंक है, ठीक है, ये जो दिल्ली के अनाधिकृत क्षेत्र में कुशल मजदूर हैं, जैसे जो इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिक है, पेंटर है, या फिर किसी का कोई किराना स्टोर मालिक है, तो उनके लिए ये सुविधा लॉन्च करा है आईसीआई बैंक ने। यानी ये होम फाइनेंस जो है इन्हीं सेलेक्टेड लोगों के लिए आईसीआई बैंक ने शुरू करा है। इसके तहत जो आईसीआई बैंक है वो मिनिमम 2 लाख रुपए और मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराएगा। अब बात यहाँ आई है आईसीआईसीआई बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 5 जनवरी 1994 को। हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई, और चेयरमैन कौन है इसके, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। एमडी और सीईओ कौन है, संदीप बख्शी। तो इतना बात आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 18 की तरफ। ओएनजीसी किस देश में ऑयल फील्ड में अब नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये जो ओएनजीसी है वो सूडान से अपने आप को अलग कर लिया। ठीक है, यानी अब सूडान में ओएनजीसी का कोई ऑयल फील्ड नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ एक बात ध्यान देंगे कि ओएनजीसी इसका फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक है, स्थापना कब हुई थी ओएनजीसी की, 14 अगस्त 1956। कब हुई थी, 14 अगस्त 1956। हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली। ठीक है, और इसके जो सीईओ, एमडी और चेयरमैन है ये तीनों एक ही व्यक्ति हैं। कौन, शशि शंकर। कौन है, शशि शंकर। तो शशि शंकर का नाम आप ध्यान रखेंगे, या फिर जब भी ओएनजीसी आपके सामने आए तो 2-3 चीजें रिपीट करेंगे। शशि शंकर जो है सीईओ, एमडी और चेयरमैन तीनों हैं, साथ ही साथ हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली और स्थापना 1956। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होगा। तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ को इनडायरेक्ट लिंक करें और उसी समय रिवाइज कर लें। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 19 की तरफ। हाल ही में 2020 डेंटन साहित्यिक शांति पुरस्कार किसने जीता है, उत्तर है मार्गरेट एटवुड। किसने, मार्गरेट एटवुड ने। और ये जो मार्गरेट एटवुड हैं इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ध्यान देंगे यहाँ से कि यही मार्गरेट एटवुड 1995 के बोस्नियाई शांति समझौते की अगुवाई भी किए थे। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रश्न इनसे जरूर बनाया जा सकता है कि बोस्नियाई शांति समझौते की अगुवाई किसने करा था, मार्गरेट एटवुड ने। कब, 1995 में। डेट नहीं पूछ सकते लेकिन ये फैक्ट जरूर आपसे पूछे जा सकते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 20 की तरफ। नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम का संबंध किससे है, उत्तर है जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने से। किससे, जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने से। तो जम्मू कश्मीर हमारे लिए बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय है, और अभी आपको पता होगा गिरीश चंद्र मुर्मू को हटा करके और मनोज सिन्हा को यहाँ का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। ठीक है, तो ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं वो क्या हुए हैं, यानी जीसी मुर्मू, उनको क्या बनाया गया, तो उनको बनाया गया सीएजी। ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये आपको पीछे बहुत बार मिला भी होगा। पिछले रोज हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है, बहुत लोगों ने जवाब दिया था मैलिक एसिड। बाकी लोग भी जवाब देते रहिए, और मैलिक एसिड आपसे ना पूछ के आपके आने वाले एग्जाम्स में आपसे एक प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है
कि मैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैलिक एसिड का फॉर्मूला जरूर ध्यान में रखेंगे, C4H6O5। आपसे आता हुआ प्रश्न छूट जाएगा, प्रश्न यही रहेगा एज इट इज, सेव में कौन सा एसिड पाया जाता है, लेकिन नीचे मैलिक एसिड न दे करके फॉर्मूला दे देगा। तो आपको ये फॉर्मूले का नाम याद रहना चाहिए, क्या होगा, C4H6O5। ठीक है। आज का प्रश्न आपके लिए, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। उम्मीद करते हैं आप सभी इसी तरह से अगले बार में बने रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले डेली डोज में, तब तक ले जय हिंद, बाय बाय।